हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहेगी आपके स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग के ऊपर। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग। एंड देन अगर हमारे पास में थोड़ा सा टाइम बचता है तो फिर हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। बेसिक्स ऑफ टीचिंग के अंदर ही आप इसको मान लो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू करने से पहले आपको स्टेजेस क्या होते हैं टीचिंग के, फेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड है। कोई भी एग्जाम दोगे आप, चाहे आप RRB का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम दोगे जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आता है, वहां पे आपको शुरुआत हमेशा इन्हीं टॉपिक से करनी पड़ेगी कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, है ना, टीचिंग के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं, किन चरणों से हमको टीचिंग को करना होता है, या फिर टीचिंग के फेजेस कौन कौन से होते हैं। ये सब बेसिक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास का, जिसका टॉपिक है स्टेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के चरण। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये स्टेजेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग में कि टीचिंग के कुछ लेवल होते हैं। हर प्रकार के बच्चे के लिए हमको उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल जो है टीचिंग का वो रखना होता है। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है, टीचिंग के चरण का ये मतलब है कि हमको टीचिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से करनी होती है ना। मैंने बताया था टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। हमको पहले उसकी योजना बनानी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम टीचिंग जो है वो कर सकते हैं। तो योजना बनाने के लिए पहले हमको एक एक कदम से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ 6 स्टेप्स दे रखे हैं कि टीचिंग को आपको किस प्रकार से करना है। ये स्टेजेस जो है, इन स्टेजेस का मतलब क्या है, स्टेप्स, है ना, स्टेप्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब ये स्टेप्स क्या क्या कहते हैं हम उनको समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहला चरण क्या कहता है आपका, सेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, यानी कि उद्देश्य या फिर लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा क्या कहता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा चरण क्या कहता है, चेक प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना। तीसरा चरण क्या कहता है, प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना। चौथा चरण क्या कहता है, टीचिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि फिर शिक्षण करना। पांचवा चरण कहता है इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन करना। और लास्ट वाला 6th जो चरण है वो क्या कहता है, रीटीचिंग, यानी कि पुनः शिक्षण करना। ये 6 स्टेजेस होते हैं, 6 चरण होते हैं शिक्षण करने के, टीचिंग करने के। अब ये 6 स्टेप्स में क्या क्या बातें हैं इनको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है आपका, ये कहता है सेट ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स, उद्देश्य या फिर लक्ष्य को निर्धारित करना। मैंने आपको समझाया था इसे प्रीवियस क्लास में कि जब भी आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, है ना, तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, आपका कुछ ना कुछ गोल होगा। उस गोल को अचीव करने के लिए आप बच्चे को पढ़ाओगे। भाई मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा कोई उद्देश्य तो होगा ही ना। मेरे को मजे तो आ नहीं रहे कि सुबह उठ रही हूँ, क्लासेस बना रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ, नहीं, कुछ उद्देश्य है। मेरा भी उद्देश्य है और वो जो पढ़ रहा है जो बच्चा, उसका भी कुछ उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे हम टीचिंग की बात करें तो हम सिर्फ टीचर की बात करेंगे, हम स्टूडेंट की बात नहीं करेंगे। मेरा कुछ उद्देश्य है कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा जो है मेरी क्लास को खत्म करने के बाद में वो इस स्टेज पे होना चाहिए, है ना। ऐसा किसी का कोई भी उद्देश्य हो सकता है, तो मेरा ये उद्देश्य है। तो हमेशा पढ़ाने से पहले आपको अपने उद्देश्य सेट करने हैं कि इस क्लास को मैं ले रही हूँ, तो ये क्लास को लेने से मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो यही बोला है सबसे पहला चरण होता है किसी भी टीचिंग को करने के लिए। सबसे पहला चरण होता है सेट ऑब्जेक्टिव्स या फिर सेट गोल्स। अपने गोल बनाओ किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लर्निंग है, चाहे कोई भी चीज है। सबसे पहले आपके पास में उद्देश्य होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, भाई मेरे को RRB का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है। आपके पास में उद्देश्य है, अब उद्देश्य बना लिया, अब उसके बाद में आप सारी चीजें करना शुरू करोगे। ठीक है, या फिर आपको है ना पढ़ाई के अलावा भी कुछ भी चीज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास में उद्देश्य होगा कि मेरे को उस लक्ष्य तक पहुंचना है, वो आपका लक्ष्य होगा। अब उस लक्ष्य के लिए फिर आप काम करोगे, है ना। तो वैसे ही टीचिंग को भी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, है ना। उस ऑब्जेक्टिव को फिर फुलफिल करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं, हम आगे की प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आई होप पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका होगा। दूसरा चरण क्या कहता है, दूसरा चरण कहता है चेक प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे की जो पूर्व ज्ञान है, विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है उसकी जांच करना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब भी मैं टीचिंग कर रही हूँ, जब भी मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे को, तो मैं पहले उसका पूर्व का ज्ञान चेक करूंगी। पूर्व का ज्ञान कौन सा होगा, मैंने आज आपको आके पढ़ाया, तो आज पढ़ाने से पहले मैंने कल क्या पढ़ाया था,
वो आपसे पूछूंगी कि कल वाली क्लास का क्या आपको पता है। अगर कल वाली क्लास का ही आपको नहीं समझ में आया है, आपको कल वाली क्लास का ही याद नहीं है, तो फिर मैं आज चीज़ों को आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ। भाई पहले का ही याद नहीं है तो आगे मैं कैसे बढ़ूँ, है ना। तो मैं पहले बच्चे का प्रायर नॉलेज चेक करूंगी, या फिर मैंने जस्ट मान लो कोई चैप्टर नया शुरू करा है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उसके कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछूंगी, है ना, कि भाई ये बेसिक सवाल है। वो बेसिक सवाल आपकी जो ज्ञान है उस चैप्टर के प्रति, आपका जो नॉलेज है उस चैप्टर को लेकर, उसको चेक करने के लिए पूछूंगी कि भाई बच्चे को क्या इसका जो बेस है क्या वो क्लियर है क्या। अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं आगे उस चैप्टर में हायर की तरफ कैसे बढ़ पाऊंगी, हायर लेवल की तरफ कैसे बढ़ पाऊंगी, नहीं बढ़ पाऊंगी। तो यही इसका सेकंड स्टेप जो है वो यही कहता है कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना, कि आप जो आज पढ़ा रहे हो उससे पहले तक का क्या उसको आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर उसको पहले का ही नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, नहीं बढ़ सकते हो। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम विद्यार्थी से पूछेंगे, उसके ज्ञान की जांच करेंगे, उसकी प्रायर नॉलेज को चेक करेंगे कि कल क्या पढ़ाया था आपको पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले कल वाला वापस से पढ़ाऊंगी, वापस से वो समझाऊंगी, उसको रिपीट करूंगी अगेन, और फिर उसके बाद में फिर मैं आज वाली जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड चरण आपका बात करता है चेक प्रायर नॉलेज टू स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी के जो पूर्व का ज्ञान है उसको चेक करना। पूर्व का ज्ञान का यहाँ पे सिंपल मतलब है उसका बेसिक नॉलेज जो है उस सब्जेक्ट के प्रति, उस चैप्टर के प्रति उसका जो बेसिक नॉलेज है उसको देखना। ठीक है। तीसरा चरण क्या कहता है, प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना। हमने देखा था कि टीचिंग का एक विशेषता होती है कि टीचिंग जो है वो हमेशा प्लान्ड तरीके से होती है। उसके अंदर हमको पहले योजना बनानी पड़ती है। हम ऐसे ही मुंह उठा के सुबह चले और बच्चों को पढ़ाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। पहले हमको बैठ के देखना पड़ेगा कि चैप्टर क्या है, आज ये चैप्टर में मैं कितना पढ़ा सकती हूँ। चैप्टर तो आपका 10 पेजेस का होगा, तो क्या आप आधे घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में क्या वो 10 के 10 पेपर पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आधे घंटे की क्लास में मैं ये 2 पेपर पढ़ा सकती हूँ, तो ठीक है आज वो 2 पेपर पढ़ाऊंगी, 2 पेपर के नोट्स लेकर आऊंगी, है ना। नोट्स में भी मुझे पहले कौन सी चीज बतानी है, फिर कौन सी चीज बतानी है। किसी भी चीज को बताने के लिए मैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगी आपको, है ना। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करा तो मैंने सबसे पहले आपको मतलब बताया कि टीचिंग और एप्टीट्यूड उसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद में फिर मैंने आपको विशेषताएं बताई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसके कुछ फीचर्स बताए। हमने कल उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, आज हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो ये एक पूरा प्लान्ड तरीका होता है कि बच्चे को पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, इसमें यह एग्जाम्पल देना है। अगर इस भी एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो फिर मैं ये एग्जाम्पल दूंगी। इस तरीके से पहले हमको पूरी योजना बनानी पड़ती है बच्चे को। फिर बाद में आके वो जो आपकी 30 मिनट की क्लास होती है उससे पहले 1-1.5 घंटे की पूरी योजना बनती है, और फिर उस योजना को फिर हम उस 30 मिनट की क्लास में आपके सामने लाके रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि फिर हम क्या करेंगे बच्चे, है ना, प्लानिंग करेंगे, फिर हम योजना बनाएंगे। ठीक है। फोर्थ चरण क्या कहता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड टीचिंग, यानी कि प्लानिंग तो बना ली हमने, अब जो मैंने प्लानिंग करी है अब उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, उस प्लानिंग को लागू करूंगी। जो भी मैंने योजना बनाई है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, ये मेथड यूज करूंगी, ये एग्जाम्पल दूंगी, उसको मैं लागू कैसे करूंगी, अपने बच्चों के सामने आके क्लास में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी होकर उसको पढ़ा के, है ना। तो टीचिंग करना यानी कि लागू करना फिर प्लानिंग के बाद में आएगा। अगला चरण होता है आपका इवेल्युएशन करना, यानी कि मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन करना क्या है, इसका मतलब है कि आपने बच्चे को पढ़ा दिया पूरा अच्छे से, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद में उसका टेस्ट तो लोगे ना। मूल्यांकन का सिंपल मतलब क्या होता है, टेस्ट लेना बच्चे का। टेस्ट तो लोगे उसका कि जो मैंने पढ़ाया क्या उसको समझ में आया या नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करूंगी, समझ में आया तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाऊंगी। तो यही होता है आपका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। अभी आने वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे सारी चीजों को डीप में कवर करेंगे। वैसे अगर आप मोटा मोटा इसके नाम समझना चाहते हो या फिर सुनना चाहते हो तो मूल्यांकन के आप 4 मोटे मोटे प्रकार से इसके, है ना, टाइप्स देख सकते हो। एक होता है आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। एक होता है आपका समेटिव इवेल्युएशन, एक होता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इस प्रकार से आपके मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो ये मोटे मोटे 4 प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, जब वो पढ़ाने के दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के साथ साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये टॉपिक मैंने, है ना, पढ़ा दिया आपको, फिर मैंने सवाल पूछा कि अच्छा बताओ इसका क्या नाम था, कौन से साल में ये आया था, फिर इसने क्या करा। ऐसे पढ़ाने के साथ साथ आपसे आपका टेस्ट लेती जा रही हूँ, आपको चेक करती जा रही हूँ। वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। एक होता है समेटिव इवेल्युएशन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। आपके मान लो कोई बोर्ड के एग्जाम है तो पूरे साल भर आपने पढ़ाई करी,
और लास्ट में फिर आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। तो साल भर पढ़ाई करी, लेकिन उस साल भर के बीच बीच में भी तो आपके छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जो टेस्ट है वो आते हैं आपके फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो आते हैं आपके समेटिव इवेल्युएशन, जो कि एंड ऑफ द कोर्स होते हैं। पूरा कोर्स खत्म हो गया, पूरा थर्ड क्लास आपने पढ़ ली, अब थर्ड क्लास के लास्ट में जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे वो होगा आपका समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, एक होता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक होता है बच्चे की प्रॉब्लम को देखना, है ना। कोई भी चीज है, आप अगर डॉक्टर के पास में जाते हो तो वो बोलता है कि इसका डायग्नोस करवा के आओ। डायग्नोस मतलब प्रॉब्लम देखना कि समस्या क्या है। जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा तो समस्या का निवारण कैसे होगा। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किया जाता है बच्चे की समस्या को देखने के लिए कि भाई अगर कुछ चीज उसको नहीं समझ में आ रही है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना। एक होता है आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन। प्लेसमेंट इवेल्युएशन जब आपकी, है ना, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो शुरुआत में ही आपका टेस्ट लिया जाता है। आप अगर, है ना, आपने, है ना, स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो पहले उन्होंने आपका टेस्ट लिया होगा, एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो पहले एंट्री लेवल का टेस्ट लिया कि भाई आप अगर 5th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या 4th क्लास तक का आपको सारी चीज़ें आती है या नहीं आती है, उसको चेक करने के लिए। 4th क्लास तक की बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप 5th क्लास में कैसे जा पाओगे, है ना। बच्चे को अगर 4th क्लास तक का ही नहीं आ रहा है तो वो 5th क्लास तक का कैसे पढ़ पाएगा। अगर आपको 4th क्लास तक का अच्छा खासा आता है तो फिर वो आपको 5th क्लास में एडमिशन दे पाएंगे। तो वो जो एंट्री लेवल का जो आपका टेस्ट होता है, जो आपका वो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट इवेल्युएशन, जो कि सबसे शुरुआत में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में करते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फिर क्लासेस पढ़ाने के दौरान हम करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, लास्ट में करते हैं समेटिव इवेल्युएशन, और प्रॉब्लम को देखने के लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है, लेकिन आगे मैं डिटेल में इवेल्युएशन के और उसके टाइप्स के ऊपर एक पूरी डिटेल में क्लास लेकर आऊंगी। ये भी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है जो कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, अभी आई होप आपको इवेल्युएशन करना क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। मूल्यांकन करना बच्चे का, यानी कि उसका टेस्ट लेना, उसको चेक करना कि जो पढ़ाया है क्या वो उसको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट चरण क्या कहता है? रीटीच करना, यानी कि बच्चे को पुनः शिक्षण देना। अब यहाँ पे हमने 5th चरण में क्या करा? उसका मूल्यांकन किया, उसका टेस्ट लिया। अब टेस्ट लेने में उसको नहीं समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया वो आपको नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं अगले टॉपिक पे पढ़ जाऊँ, अगले टॉपिक पे बढ़ जाऊंगी कि भाई ठीक है आपको नहीं समझ में आया तो वो आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। नहीं, मैं क्या करूंगी? मैं पुनः शिक्षण करूंगी, मैं वापस से वो सेम टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और आपको अगर नहीं समझ में आया तो जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। आपको यही नहीं पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के चरण कौन कौन से होते हैं, तो फिर मैं आपको आगे, है ना, मूल्यांकन के प्रकार और, है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग पे कैसे लेकर जाऊंगी, है ना। तो अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो टीचर का काम है कि वो उस टॉपिक को पुनः पढ़ाए उसको, यानी कि उसको रीटीचिंग करे। ठीक है, तो ये सबसे आपका लास्ट वाला स्टेप जो होता है वो होता है पुनः, है ना, शिक्षण करना, यानी कि रीटीचिंग करना। ठीक है, तो आई होप ये 6 चरण जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख के समझा देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बच्चे का सबसे पहले हमको गोल सेट करना होता है, ये आपका होता है सबसे पहला चरण। टीचिंग को कर रहे हो तो टीचिंग को करने से पहले आप गोल सेट करोगे कि मेरे उद्देश्य क्या है। गोल सेट करने के बाद में हम बच्चे का प्रायर नॉलेज चेक करते हैं, ये होता है आपका दूसरा चरण। प्रायर नॉलेज यानी कि बच्चे का पूर्व का ज्ञान देखना कि भाई अभी तक क्या उसको बेसिक क्लियर है। अगर बेसिक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले उसका बेस, नींव पहले पक्की करो, आगे बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर पहले गोल बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम बच्चे का प्रायर नॉलेज चेक करेंगे। प्रायर नॉलेज चेक करने के बाद में फिर हम प्लानिंग बनाएंगे ना। भाई मेरे को पता है कि बच्चे को बेसिक ही क्लियर नहीं है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाऊंगी। अगर मेरे को पता है कि हाँ बच्चे को बेसिक तो आता है, अब मेरे को उसको आगे, है ना, और हायर लेवल पे लेकर जाना है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करूंगी। तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे? उसके पूर्व का ज्ञान देखेंगे दूसरे चरण में, और फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं? हम योजना बनाते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। ये आता है आपका 3rd स्टेप। ठीक है, अब योजना बना ली तो योजना बना के तो नहीं रख सकते, उस योजना को लागू भी तो करना पड़ेगा। तो चौथे चरण में हम क्या करेंगे? फिर हम जाके क्लास में टीच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th स्टेप, जहाँ पे हम टीचिंग करते हैं क्लास के अंदर। फिर अब पढ़ा तो लिया, लेकिन जो पढ़ाया क्या वो बच्चे को समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसका टेस्ट लेकर, यानी कि उसका मूल्यांकन करके, उसका इवेल्युएशन करके। तो ये होता है आपका 5वां चरण। और अब बच्चे को अगर वो चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं समझ में आई तो उसको हम क्या करेंगे? रीटीच करेंगे, यानी कि उसका पुनः शिक्षण करेंगे। ये होता है आपका 6th स्टेप।
ये 6 चरण होते हैं आपके टीचिंग करने के। गोल बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, फिर उसके पूर्व का ज्ञान देखना, फिर योजना बनाना, फिर उस योजना को लागू करना, फिर उसका मूल्यांकन करना और पुनः शिक्षण करना। ठीक है, यानी कि गोल देखना, प्रायर नॉलेज देखना। थर्ड स्टेप में क्या आता है आपका, प्लानिंग आता है। फोर्थ में हम क्या करते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि टीचिंग करना। फिफ्थ में इवेल्युएशन करना और सिक्स्थ में पुनः शिक्षण करना यानी कि रीटीचिंग करना। ठीक है, तो ये 6 चरणों के माध्यम से ही आपको टीचिंग करनी होती है। ठीक है, आई होप ये 6 के चरण आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। अब चरण क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, वो तो हमने देख लिए। फेज क्या होते हैं टीचिंग के, वो भी कुछ इसी प्रकार से है ना, आपके चरणों से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग होता है जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो मैंने बताया पढ़ाने से पहले भी हमारी कुछ क्रियाएं होती है, पढ़ा रहे हैं जब हम क्लास के अंदर तब भी हमारी कुछ क्रियाएं होंगी, और जब मैंने बच्चे को पढ़ा लिया क्लास में, पूरा लेक्चर खत्म हो गया, आधे घंटे की क्लास खत्म हो गई, तो पढ़ाने के बाद में भी मेरी कुछ ना कुछ क्रियाएं जो है वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आई 30 मिनट तक आपको पढ़ाया, बस मैं उसी टाइम पे टीचिंग कर रही हूँ। नहीं, टीचिंग करने से पहले भी मुझे कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। क्रियाओं के बाद में फिर जब मैं क्लास में आती हूँ तब भी है ना, तब मैं पढ़ा रही हूँ तो तब तो मेरी क्रियाएं हो ही रही है। पढ़ाने के बाद में फिर ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा लिया और मेरा काम खत्म हो गया और मैं ठीक है ना, कंप्यूटर बंद करके किताब बंद करके सो जाऊंगी। नहीं, पढ़ाने के बाद में भी मेरी जो टीचिंग की क्रियाएं हैं वो चलती रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ भाई मैडम, इसका ये मतलब हुआ कि टीचिंग जो है उसके 3 फेज होते हैं। अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से टीचिंग को किया जाता है। कैसे, टीचिंग के 3 चरण होते हैं आपके। सबसे पहले आता है आपका प्री एक्टिव फेज, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्व सक्रिय चरण। अगला होता है आपका इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज इसका क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं इंटरएक्टिव चरण ही कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तीसरा होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में पोस्ट एक्टिव फेज ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के। अब प्री एक्टिव, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, है ना। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री और पोस्ट का मतलब आई होप आपको पता होगा। प्री यानी कि कोई चीज पहले की बात हो रही है, और पोस्ट यानी कि बाद की बात हो रही है। तो इंटरएक्टिव फेज में तो जब मैं क्लास में आ रही हूँ, 3 है ना, मतलब 30 मिनट की क्लास ले रही हूँ, 1 घंटे की क्लास ले रही हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये तो टीचिंग वाला फेज हो गया। जब मैडम क्लास में आई, उसने पढ़ाना शुरू करा, तो वो तो चरण होता है आपका टीचिंग वाला, जिसको हम इंटरएक्टिव फेज कहते हैं, जो कि जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरएक्शन होता है। लेकिन उस पढ़ाने से पहले मैंने पूरी आपकी योजना बनाई। मैंने बताया भी हमको योजना बनानी पड़ती है, तो मैंने पहले पूरी आपकी प्लानिंग करी। वो प्लानिंग में भी मैं टीचिंग का ही काम कर रही हूँ ना, मतलब काम तो उसी से जुड़ा हुआ ही है ना। तो इसको ये कौन से चरण में आएगा, ये आएगा आपका प्री एक्टिव फेज के अंदर। अब मैंने प्री एक्टिव फेज में योजनाएं बना ली, फिर इंटरएक्टिव फेज में क्लास में आई, क्लास में आके मैंने आपको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद में फिर शुरू होता है आपका पोस्ट एक्टिव, यानी कि पोस्ट यानी कि पढ़ाने के बाद का फेज, है ना। पढ़ाने के बाद में मैं क्या करती हूँ भाई, मैंने अभी समझाया ना, पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन करेंगे मैडम, इवैल्यूएशन करेंगे। तो इवैल्यूएशन पढ़ाने के बाद में ही तो करूंगी। तो क्लास ले ली, क्लास के बाद में आपका टेस्ट भी तो मेरे को लेना है। तो पढ़ाने के बाद वाला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, आई होप ये मतलब समझ में आ गया होगा। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री यानी कि पहले, तो यानी कि पढ़ाने से पहले जो भी मैं योजनाएं बना रही हूँ वो इसके अंदर आएगा। फिर इंटरएक्टिव यानी कि जब मैं क्लास में आई हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, वो इंटरएक्टिव फेज। और फिर उसके बाद में पोस्ट एक्टिव, पोस्ट यानी कि बाद में, यानी कि पढ़ाने के बाद वाला चरण, जहां पे क्या कर रही हूँ, पढ़ा लिया चैप्टर, पढ़ाने के बाद में आपका मूल्यांकन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के। अब तीनों फेजेस को थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में आपका प्लानिंग वाला चरण आता है, जहां पे हम योजना बनाते हैं कि क्लास में जाके कैसे पढ़ाना है हमको। इंटरएक्टिव फेज में अब उसी योजना को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं। ठीक है, और पोस्ट एक्टिव फेज में हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण, शिक्षक का इंटरएक्टिव चरण और शिक्षण का उत्तर है ना सक्रिय चरण, यानी कि पोस्ट एक्टिव चरण। ठीक है, तो पूर्व सक्रिय चरण में क्या करते हैं, पढ़ाने से पूर्व का फेज है, जहां पे हम योजना बनाएंगे। और इंटरएक्टिव चरण में क्या होता है, यहाँ पे कार्यान्वयन होता है, जो योजना बनाई है उसको लागू करते हैं, उसको टीच करते हैं। ठीक है,
और अगला चरण आता है आपका उत्तर सक्रिय चरण, यानी कि आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक बार हम थ्योरी को रीड कर लेते हैं। प्री एक्टिव फेज में क्या बोला है, एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ, टीचिंग हैज टू बी डन ओनली आफ्टर अ केयरफुल प्लानिंग सो एज टू परफॉर्म द टास्क स्मूथली एंड सक्सेसफुली। दिस पर्टिकुलर स्टेज इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इस चरण में हम क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चरण आते हैं आपके। एक तो हम गोल्स सेट करते हैं, एक हम यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में बोला है कि जैसे कि है ना, पिछले पैराग्राफ में हमने देख लिया कि शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक करने के लिए हमको उसकी योजना जो है वो बनानी होती है, उसके बाद में ही हम शिक्षण कार्य जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चरण में 2 प्रमुख चरण जो है वो शामिल है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमको उद्देश्य बनाने होते हैं, उसके बाद में उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके देखने होते हैं। सबसे पहले हम गोल्स बनाएंगे। अभी मैंने आपको स्टेजेस समझाए कि मेरे को कुछ भी काम करना है तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उद्देश्य बनाएंगे, और उद्देश्य बनाएंगे, उन उद्देश्य को लागू कैसे करेंगे, तो यानी कि प्लानिंग बनाएंगे, अब उसकी योजना बनाएंगे। मेरे को आरआरबी का एग्जाम क्लियर करना है, ये मेरा उद्देश्य हो गया। ठीक है, आरआरबी का एग्जाम क्लियर कैसे करना है, तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, इतने घंटे पढ़ाई करूंगी, फिर मैं नाश्ता करूंगी, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी, फिर मैं शाम को वापस से 3 घंटे पढ़ाई करूंगी, और रात को वापस से 3 घंटे पढ़ाई करके फिर मैं सो जाऊंगी। पूरी योजना है। तो ये जो दोनों चरण है कि भाई सबसे पहले उद्देश्य तैयार करना और योजना बनाना, दोनों ही चरण आपके आते हैं पूर्व सक्रिय चरण के अंदर। ठीक है, अगला आता है आपका इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज क्या होता है, हैविंग प्लान्ड द टीचिंग इज द फर्स्ट फेज। भाई प्लानिंग करना तो सबसे पहला चरण में आ गया। इन द सेकंड फेज टीचर एग्जीक्यूट द प्लान। जो हमने प्लानिंग करी है उसको लागू भी तो करना पड़ेगा ना। तो पहले चरण में तो शिक्षण की योजना बना ली हमने, उसके बाद में दूसरे चरण में शिक्षण क्या करता है, योजना का कार्यान्वयन करता है, यानी कि योजना को लागू करता है। तो जो आपका इंटरएक्टिव चरण आता है वहां पे टीचर क्या करता है, उस योजना को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और आपका जो तीसरा चरण होता है वो कौन सा होता है, आपका पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि एज मेंशन्ड अर्लियर दिस फेज डील्स विद द इवैल्यूएशन एक्टिविटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट अटेम्प्ट टू मेजर द डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर इन द प्यूपिल रिजल्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो क्या बोला है, पोस्ट एक्टिव फेज में पोस्ट एक्टिव चरण आपका कहता है कि जैसे कि पहले ही बताया गया है कि इस चरण में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट अनुदेशात्मक उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मोटा मोटा ये मतलब है कि पोस्ट एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ये 3 चरण होते हैं आपकी टीचिंग के। सबसे पहले मैं फिर से समझा देती हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो कोई कंफ्यूजन है अगर। सबसे पहले आता है आपका प्री एक्टिव फेज, पढ़ाने के पहले वाला चरण है ना, पूर्व शिक्षण का चरण है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो हम गोल्स को सेट करेंगे, हमारे जो उद्देश्य है वो देखेंगे, दूसरा प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे। दूसरा आता है आपका इंटरएक्टिव फेज, पढ़ाने के दौरान वाला चरण, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने योजना बनाई थी पहले चरण में उसको लागू करेंगे अब हम दूसरे वाले इंटरएक्टिव फेज में। और तीसरा आता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, है ना, पोस्ट एक्टिव फेज, पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद में, पढ़ाने का काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद में टीचर घर पे जाते हैं, देखते हैं कि आज ये पढ़ाया तो कल मेरे को इससे जुड़े हुए ये सवाल बच्चे से पूछने हैं, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी। तो ये होता है आपका थर्ड फेज, जहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव आपका है ना पूर्व सक्रिय चरण हो गया, एक आपका इंटरएक्टिव चरण हो गया, एक आपका उत्तर सक्रिय चरण हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं, काफी शॉर्ट टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्लास को वापस से देख लेना। एक तो हमने करा स्टेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के 6 चरण होते हैं। उसके बाद में हमने देखा फेजेस ऑफ टीचिंग, तो कंफ्यूज मत होना स्टेजेस और फेजेस में। स्टेजेस यानी कि जो शिक्षण के चरण है कि शिक्षण करते किस प्रकार से हैं, वो तो 6 दे रखे हैं, और फेजेस ऑफ टीचिंग जो है वो आपके 3 होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि
The teacher gives a lot of positive and negative example to support his or her presentation in the classroom. This will related to which of the level of teaching? हमने इससे प्रीवियस क्लास में लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे हिंदी में क्या बोला है, एक शिक्षक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देता है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? मैंने आपको 3 स्तर समझाए थे शिक्षण के। सबसे पहला कौन सा था? मेमोरी लेवल था, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हमने पढ़े थे ना अच्छे से। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कोई टीचर अगर बच्चे को एग्जाम्पल दे रहा है ना, तो वो कौन से चरण का एक विशेषता है? ऑटोनॉमस लेवल का, मेमोरी लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल का? तो मैंने आपको क्या समझाया था, मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को रोट मेमोराइजेशन करवाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को चीजें रटवाने की कोशिश करते हैं। उसको समझाने के लिए उसके दिमाग में इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीजों को समझ सके, तो हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ चीजें रटवाने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने बताया था ये समझ का स्तर है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, सिर्फ चीजों को समझता है। अब वो जो रटने वाला फेज था वो खत्म हो चुका है, अब बच्चा बड़ा हो चुका है, उसका दिमाग का विकास हो चुका है। तो अब क्या करेगा, टीचर उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने की कोशिश करेगा। तो जैसे नाम में ही पता है ना, नाम में ही लिखा हुआ है यहाँ पे समझ का स्तर है, जहाँ पे टीचर बच्चे को सारी चीजें समझाने की कोशिश करेगा। तो ये होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर जो है वो बच्चे के ऊपर सारी चीजें डाल देता है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे बच्चे की ही होती है, ठीक है। टीचर का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बच्चे की होती है, वो खुद से सारी चीजों को करता है। टीचर सिर्फ एक गाइड बन के रह जाता है, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में प्रस्तुति के समर्थन में बहुत सारे उदाहरण देता है। तो ये किसके कौन से चरण में आएगा? उदाहरण दे रहा है। उदाहरण क्यों दे रहा है? उदाहरण दे रहा है ताकि बच्चे को वो चीजें समझ में आ सके। तो ये समझ वाला स्तर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर क्या करेगा, बच्चे को एग्जाम्पल देके समझाएगा। तो एग्जाम्पल दे रहा है यानी कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर जो है उसका, है ना, उसके लेवल की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है, Which among the following is a non-cognitive characteristic of learner? यानी कि यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। अब सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि संज्ञानात्मक जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। तो कल मैंने आपको जब एक पॉइंट समझा रही थी कि टीचिंग का उद्देश्य होता है कि हमको बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, बच्चे का हमको ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। इस ऑल राउंड डेवलपमेंट में मैंने आपको 3 शब्द समझाए थे, कॉग्निटिव, इवैल्यूएटिव और साइकोमोटर, है ना। तो मैंने बताया था कि कॉग्निटिव यानी कि बच्चे की बुद्धि का विकास करना, उसके माइंड का डेवलपमेंट करना, उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाना। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इनमें से ये जो 4 कथन दे रखे हैं, ये जो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कॉग्निटिव लेवल की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन से आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला बोला है रिकॉल करना। रिकॉल करना यानी कि याद दिलाना, चीजों को याद करना बार बार। दूसरा बोला है कि समस्या का समाधान करना। तीसरा बोला है महत्वपूर्ण संवेदी, है ना, महत्वपूर्ण संवेदी इनपुट की पहचान करना। और चौथा बोला है कि जो सत्य है उस पर विश्वास करना। यानी कि इंग्लिश में क्या बोला है, सबसे पहले रिकॉल करना, दूसरा बोला है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तीसरा बोला है आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, और चौथा बोला है बिलीविंग व्हाट इज ट्रूथ। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा आपका संज्ञानात्मक विशेषता नहीं होती है, कौन सा आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है। तो रिकॉल करना, चीजों को याद करना, याद कैसे करोगे, दिमाग से ही करते हो याद, तो ये तो है भाई विशेषता, तो ये हट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा बोला है प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी कि समस्या का समाधान करना। तो समस्या का समाधान भी कैसे करते हो, दिमाग से करते हो, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या पूछा है, कौन सा कॉग्निटिव नहीं है, नॉन कॉग्निटिव है, यानी कि कौन सा बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है, है ना। तो रिकॉल करना, याद करना भी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आपके बुद्धि से जुड़ा हुआ है। थर्ड क्या बोला है, इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स को पहचानना, सेंसेस को पहचानना। तो वो सेंसेस को भी दिमाग से पहचानोगे ना कि ये कौन सा सेंस ऑर्गन है, वो कौन सा सेंस ऑर्गन है, तो ये भी दिमाग से पहचानते हो, बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन बिलीविंग व्हाट इज ट्रूथ, यानी कि जो सत्य है उसमें विश्वास कर लेना। विश्वास दिमाग से करोगे क्या, नहीं, विश्वास आप आपके मन से करते हो, है ना। तो मैंने आपको एक और इफेक्टिव
है ना, इफेक्टिव डोमेन समझाया था। इफेक्टिव डोमेन जहाँ पे हम बच्चे के अंदर फीलिंग्स को जगाते हैं, भावनाओं को जगाते हैं, तो ये विश्वास करना जो है वो आपका इफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा था कि कौन सा गैर संज्ञानात्मक विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गैर संज्ञानात्मक है, ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल आपसे पूछा है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है द डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर, लर्निंग के कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, शिक्षक के सीखने के कितने क्षेत्र होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 4th ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको समझाया कि लर्निंग के, सीखने के 3 डोमेन होते हैं। एक तो कॉग्निटिव डोमेन जहाँ पे हम दिमाग से चीज़ों को सीखते हैं, सोचते समझते हैं, तो यानी कि हमारी बुद्धि की वृद्धि करना। दूसरा होता है आपका अफेक्टिव डोमेन जहाँ पे आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस का विकास होता है। तीसरा होता है आपका साइकोमोटर डोमेन जहाँ पे स्किल्स जो होती है, कौशल जो होता है उसका विकास करना, यानी कि कौशल का विकास करना आता है आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो 3 प्रकार के डोमेन्स होते हैं लर्निंग में, और यही 3 प्रकार के डोमेन्स जो है वो क्या बनाते हैं मिलके आपकी ओवरऑल लर्निंग को, यानी कि आपकी ऑल राउंड लर्निंग को। तो यही एक जो आपकी टीचिंग होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, उसकी बुद्धि का भी विकास करना है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन का भी विकास करना है, उसके अंदर इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं उसको भी जगाना है, अफेक्टिव डोमेन का भी विकास करना है, साथ ही साथ उसके अंदर जो कौशल है, उसके अंदर जो स्किल्स हैं उसको भी बाहर निकालना है, तो यानी कि साइकोमोटर डोमेन का भी विकास करना है। तो यही सब मिला के आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डोमेन्स ऑफ लर्निंग कितने होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका, ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन एक हो गया आपका, प्रभावशाली डोमेन एक हो गया आपका, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो सीखने के 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो अगला सवाल क्या पूछता है, अगला सवाल पूछता है कि विच डोमेन इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि हिंदी में क्या बोला है, कौन सा क्षेत्र हमारे मानसिक कौशल के विकास और ज्ञान के अधिग्रहण से संबंधित है। इनमें से जो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन, अभी मैंने आपको समझाया तीनों। तो यही पूछा है कि कौन सा इन तीनों में से आपकी थिंकिंग स्किल्स जो होती है, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव डोमेन आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो सोचते समझते कहाँ से हैं भाई, दिमाग से समझते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावशाली नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। अफेक्टिव डोमेन यानी कि आपकी भावनात्मक डोमेन है ये। ठीक है, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और थर्ड आता है आपका साइकोमोटर डोमेन जो कि आपकी कौशल, आपकी स्किल्स से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हिंदी में, कौन सा क्षेत्र हमारे मानसिक कौशल के विकास से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम थिंकिंग करते हैं। तो थिंकिंग दिमाग से करते हैं, तो यानी कि आपके संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा है, आपके कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, कॉग्निटिव डोमेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल्स, कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल होते हैं। अब इन तीनों में भी आगे और चरण दे रखे हैं। हमने पहले देखा कि टीचिंग जो है वो 3 डोमेन्स में होती है, 3 क्षेत्र में होती है। कौन कौन से 3 क्षेत्र आते हैं, सबसे पहले आता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, फिर आता है आपका अफेक्टिव डोमेन और फिर आता है आपका साइकोमोटर डोमेन, है ना। अब इनमें भी कुछ ना कुछ चरण होते हैं, तो वो चरण हम आगे और इन डेप्थ में जब क्लासेस को देखेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल्स होते हैं, वो होते हैं आपके 6 लेवल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम जब आगे और इसकी क्लासेस देखेंगे तब हम इसके और सब पार्ट्स को देखेंगे, सब लेवल्स को देखेंगे। ठीक है, हिंदी में सवाल बोला है कि संज्ञानात्मक डोमेन में कितने और स्तर शामिल हैं, तो टोटल 6 स्तर और इसके अंदर आते हैं संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या देखा, मैं उसका ओवरव्यू करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखे स्टेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के कुछ चरण होते हैं, वो 6 चरण होते हैं, हमने वो देखे। फिर हमने देखा फेजेस ऑफ टीचिंग, कि भाई टीचिंग के कुछ फेज होते हैं, तो वो हमने 3 फेज देखे थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये आपके फेजेस ऑफ टीचिंग होते हैं 3। ठीक है, फिर हमने कुछ उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज को भी सॉल्व करा, जहां पे हमने देखा कि टीचिंग के 3 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से डोमेन होते हैं, एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है आपका अफेक्टिव डोमेन, एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, जहां पे हम
दिमाग का यूज करते हैं, जहाँ पे हम हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं। अफेक्टिव डोमेन जहाँ पे हमारी भावनाएं आती है, हमारी जो इमोशंस है वो आते हैं। और साइकोमोटर डोमेन जहाँ पे हमारी फिजिकल जो कौशल है, हमारी जो स्किल्स है वो आती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 लर्निंग के क्षेत्र होते हैं, 3 लर्निंग के डोमेन्स होते हैं। और इन तीनों को ही फुलफिल करना होता है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो कि एक टीचिंग का गोल होता है आपका, कि हमको बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, उसकी बुद्धि का भी विकास करना है, उसके अंदर कौशल का भी विकास करना है, साथ ही साथ उसके अंदर भावनाओं को भी जगाना है। यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तीनों का ही विकास बच्चे के अंदर हमको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपका कोई भी सजेशन होता है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।